139वीं रात। जब 139वीं रात हुई तो उसने कहा कि जब बड़ा हाजिब बादशाह हो गया तो लोगों ने इसका नाम सासान बादशाह रखा और तख्त नशीन होकर रियाया के साथ अच्छा सलूक करने लगा। एक रोज वो बैठा हुआ था कि इसके पास कान मकान के अशार पहुँचे तो उसे गुज़श्ता हालत पर नदामत हुई और उसने अपनी बीवी नुज़हत उस जमा के पास जाकर कहा कि आग और फूस को यकजा जुमा करना बड़े अंदेशे की बात है, और जब तक आँखों में बीनाई और पलकों में जुम्बिश बाकी हो इस वक्त तक मर्द का एतबार औरत के साथ नहीं किया जा सकता। तेरा भतीजा अब बालिग हो चुका है, लिहाजा उसे पाजीब पहनने वालियों के पास जाने से तुझे रोकना चाहिए और अपनी बेटी को मर्दों के पास जाने से रोकना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस जैसी लड़की को अब पर्दा नशीन होना चाहिए। इसने जवाब दिया कि ए अक्लमंद बादशाह, तो सच कहता है। दूसरे दिन जब कान मकान आदत के मुवाफिक अपनी फूफी नुज़हत उस जमा के पास आया तो उसने उसे सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया और कहा कि बेटा, मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, अगरचे मेरा जी तो नहीं चाहता कि कहूँ। कान मकान ने कहा कि कहिए। इसने कहा कि क़ज़ी फ़िकान के बाप हाजिब ने, जो तेरा सरपरस्त है, तेरे अशार उसके मुताल्लिक सुने हैं और हुक्म दिया है कि वो तुझसे पर्दा करे। इसलिए बेटा, अगर तुझे कोई जरूरत हो तो दरवाजे के पीछे से तुझे दे दिया करूंगी, तो उसके सामने मत आइयो और आज के बाद इस मकान में दाखिल ना हो जियो। जब उसने फूफी की ये बातें सुने तो कुछ जवाब ना दिया, बल्कि वहाँ से निकलकर माँ के पास गया और वो सब बातें कहीं जो इसकी फूफी ने कही थीं। माँ ने जवाब दिया कि ये बातें तेरी ही फजूल गोई से पैदा होती हैं। तुझे मालूम होना चाहिए कि क़ज़ी फ़िकान के साथ तेरी मोहब्बत का चर्चा हर जगह हो रहा है, तो उनका नमक खाता और उनकी बेटी के साथ इश्क करता है। इसने जवाब दिया कि मेरे अलावा और कौन उसे ले सकता है, वो मेरी चचेरी बहन है और सबसे ज्यादा मैं इसका मुस्तहिक हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ये बातें जाने दे और चुप हो। अगर इसकी खबर सासान बादशाह को पहुँच गई तो हमेशा के लिए तो उससे जुदा हो जाएगा और तुझे तकलीफ पहुँचेगी और तो तबाह हो जाएगा, और आज रात से हमारा खाना बंद कर देंगे और हम भूख से मर जाएंगे। अगर हम किसी और शहर में होते तो भूख की तकलीफ और भीख की जिल्लत से कब के मर चुके होते। जब कान मकान ने अपनी माँ को ये कहते सुना तो उसका रंज और ज्यादा हो गया और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी माँ से कहा कि अब मेरा रहना अपनी चची के पास या उन लोगों के पास नामुमकिन है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि महल से निकल जाऊं और शहर के किनारे जाकर घर करूं। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ महल से रवाना हो गया और जाकर गरीब लोगों के पड़ोस में रहने लगा। मगर उसकी माँ सासान के महल में अपने और अपने बेटे के लिए खाना पीना लेने जाया करती थी। एक रोज का वाकया है कि क़ज़ी फ़िकान कान मकान की माँ से तन्हाई में मिली और इससे कहने लगी कि चची जान, तेरे बेटे का क्या हाल है। इसने जवाब दिया कि बेटी, वो हमेशा रोता और गमगीन रहता है और तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये कहकर उसने उसे चंद अशार सुनाए जो कान मकान ने कहे थे। ये सुनकर क़ज़ी फ़िकान रो पड़ी और कहने लगी कि वल्लाह, मैंने ना इसके अशार की वजह से उसे डांटा था और ना नाराजगी की वजह से, बल्कि इस खौफ से कि कहीं दुश्मनों से उसे आज़ार ना पहुंच जाए। जितना वो मुझे चाहता है उससे कई गुना ज्यादा मैं उसे चाहती हूँ, मगर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार जबान से नहीं कर सकती। महज उसकी जबान की बेलगामी और उसके दिल के जोश की वजह से मेरे बाप ने इसके साथ नेकी करना बंद कर दिया है और उसे मना करके महरूम कर दिया है। लेकिन जमाना हमेशा गर्दिश करता रहता है, इसलिए हर हालत में सब्र करना है और मुमकिन है कि जिसने हमें फिराक में मुब्तला किया है वो अपनी मेहरबानी से हमें मिला भी दे। जब कान मकान की माँ ने इसे ये कहते सुना तो उसकी शक्र गुजार हुई और उसे दुआएं देने लगी और रुखसत होकर चली आई और अपने बेटे को इससे मतला किया। इस पर इसका शौक और बढ़ गया और उसका दिल मजबूत हो गया और नाउम्मीदी दूर हो गई और आहें बंद हो गईं और वो कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं सिवाय इसके और किसी को नहीं चाहता। अब दिन गुजर रहे थे और वो मोहब्बत की आग में जल रहा था, यहाँ तक कि इसकी उम्र 17 साल हो गई और इसका हुस्न निखर आया और दिमाग पुख्ता हो गया। एक रात उसे नींद नहीं आई
और वो अपने दिल में कहने लगा कि अब मैं ज्यादा क्यों खामोश रहूं और इश्क में घलता जाऊं और अपने महबूब को ना देख सकूं। दरअसल ये कि मुझ में सिवाय नादारी के और कोई ऐब नहीं। खुदा की कसम, मैं बस्ती से निकलकर जंगलों और बयाबानों में चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए एक अजाब है और इस जगह ना मेरा कोई दोस्त है ना रफीक जो मुझे तसल्ली दे। इसलिए मेरा ये इरादा होता है कि मैं परदेस जाकर अपना दिल बहलाऊं, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए और मैं इस जिल्लत और तकलीफ से छुटकारा पाऊं। ये कहकर कान मकान महल से निकल खड़ा हुआ, इस तरह से कि वो नंगे पांव था और एक अधनंगी और छोटी आस्तीन की कमीज पहने हुए था और सर पर एक 7 साल की पुरानी ऊनी टोपी थी और एक 3 दिन की बासी रोटी इसके पास थी। रात के अंधेरे में वो निकल खड़ा हवा और बगदाद के बाब अलारज पर आकर ठहर गया। जब शहर का ये दरवाजा खिला तो पहला शख्स जो इसमें से बाहर आया यही कान मकान था और वो नाक की सीट पर चल खड़ा हवा और दिन रात बियाबान की खाक छानने लगा। उसके जाने के बाद जब रात हुई तो उसकी माँ इसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं ना पाया और दुनिया बावजूद अपनी वुसअत के इस पर तंग हो गई और उसे किसी चीज में मजा ना मिलता था। पहले दिन उसने इंतजार किया और फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन, यहाँ तक के 10 दिन गुजर गए और उसे कोई खबर ना मिली और उसका दिल घबराने लगा और वो बहुत रोई पीटी और कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे, तूने मेरे गम को ताज़ा कर दिया है। क्या मेरा गम काफी न था कि तूने वतन छोड़कर उसे और दोबाला कर दिया। तेरे जाने के बाद ना मुझे खाने में मजा आता है और ना सोने में, और सिवाय रोने और गमगीन रहने के मेरा और कोई काम नहीं। ऐ मेरे बेटे, मैं किस मुल्क में जाकर तुझे पुकारूं, मालूम नहीं कि तो किस मुल्क में है। ये कहकर वो सर्द आही भरने लगी और इसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया और रोना और सर्द आही भरना दोबाला हो गया। हत्ता के वो लोगों के सामने रोती और सब लोग उसके साथ रोते और कहते कि ऐ जब अलमकान, तेरा चश्म वो चराग कहाँ गया, और जमाने के हवादिस की शिकायत करते और अपने दिल में कहते कि खुदा जाने के कान मकान पर क्या गुजरी कि वो घर छोड़कर बेघर हो गया। हालांकि उसका बाप भौकों को खाना खिलाता और रईत के साथ इंसाफ करता और इन्हें अमन व अमान से रखता था। माँ की गिरियावुजारी आए दिन बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि इसकी खबर बादशाह सासान को पहुंची। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।